हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार एसएससी से संबंधित हिस्ट्री के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग 30 प्रश्न हैं वह हिस्ट्री के देखने वाले हैं, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास को लेते हुए, जो आपके आगामी सभी तरह के एग्जाम खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग इस सीरीज़ का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और 2 देख लिया है, तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो आप सभी पता ही होना चाहिए कि तीसरा आंग्ल और मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1790 से 92 में हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था। तो यह कार्यकाल किसका था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में तीसरा आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में चुने गए थे। तो ये भी डेट आपको पूछता है, तो आपको 1892 भी याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 4 घटना दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस पर विचार करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह है यह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सभी को पता ही होगा, 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद दे रहा है नील विद्रोह होगा। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो आपको सभी पता होना चाहिए। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। और जो दक्कन के दंगा है वो 1875 में हुआ था। दक्कन का दंगा जो है वो 1875 में हुआ था। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह, उसके बाद आपका सिपाही विद्रोह, उसके बाद आपका नील विद्रोह और फिर दक्कन का दंगा। तो आप इसका मैच करके इसमें से देख सकते हैं कौन आंसर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा और फिर 3 होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो मंगल पांडे ने, आपको पता होगा कि 1857 क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह की शुरुआत की थी, यानी नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 29 मार्च को इन्होंने बैरकपुर से विद्रोह कर दिया, 29 मार्च को, और 8 अप्रैल को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखना है। ये 34वीं रेजिमेंट से थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बिहार बंगाल जो काश्तकारी अधिनियम है वो 1885 में पास किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 में बिहार का काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1931 में कराची अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न बोल रहा है, वर्ष 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया। तो 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन एक्ट है इसको जॉन एडम्स ने प्रस्तुत किया था। किसने पेश किया था? तो जेम्स जॉन एडम्स ने पेश किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नील दर्पण जो पुस्तक है, आपसे पता होगा कि यह जो पुस्तक है वह दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के अन्य एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वो रहा है, समाचार पत्र
हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? जो समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स है इसके संपादक थे के.एम. पनिक्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. पनिक्कर इसके संपादक थे। अगला प्रश्न दे रहा है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था कब? 1897 में किया था। तो इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो आप सबको पता होगा ठगी प्रथा जो दमन है बताना है कि किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका दमन कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। और इस समय वायसराय कौन थे? तो यही पूछता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको याद रखना है कि वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक है बताना है कि किसको कहा जाता है। तो इनको सज्जन रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने भारत के हित में बहुत सारे कार्य किए, इसलिए इनको सज्जन रिपन के नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हीं के समय में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इन्हीं को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किसने प्रतिगामी उपाय बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। यानी इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह किसका कथन है? बताना है यह किसने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कथन जो है वह महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो ये जो गीत है वह विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा गाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा यह गीत गाया गया था। अगला प्रश्न दे रहा है, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वह अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, एक नया सिक्का, नए पैमाना या वजन या मापतौल की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान के समय में ये सारे काम संभव हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय यह नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक चला। कब से कब तक चला? 1920 से 22, यानी यह 2 वर्ष तक चला था। लेकिन गांधी जी ने क्या नारा दिया था? 1 वर्ष में स्वराज। तो पूछेगा 1 वर्ष में स्वराज, आपको 2 वर्ष वाला आंदोलन याद रखना है, यानी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट इटली के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो बताना है कि क्लेमेंट इटली ने जो घोषणा किया था इनके अनुसार भारत में जो ब्रिटिश शासन की समाप्ति है वो कब तक का तय किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जून 1948, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जून 1948 तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो सभी को पता ही होना चाहिए। कैबिनेट मिशन जो है वह 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही है। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उन पर व्यापारियों
का एक वर्ग का शासन था। ये कथन सत्य है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में उन पर व्यापारियों का एक वर्ग का शासन था, यह सत्य है। अगला ऑप्शन है नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं का देखभाल करता था। तो यह भी जो कथन है वो सत्य है, यानी दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो रामायण, महाभारत और जो मनुस्मृति है, बताना है कि यह किस समय संकलित किए गए थे। तो ये सभी शुंग काल के समय में संकलित किए गए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मथुरा और गंधार कला के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, यही कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह कथन गलत है। गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, यह भी कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो ऐहोल अभिलेख है वह पुलकेशिन किससे है? पुलकेशिन से है या नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल जो अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशिन से तो था ही, लेकिन प्रथम से नहीं था। किससे था? पुलकेशिन सेकंड से था, यानी द्वितीय से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से था। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन, जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरवाक, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चरवाक। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई? तो सबसे अधिक संख्या में बताना है कि किसने नहरें बनवाया था। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का एक अति महत्वपूर्ण शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई। अगला प्रश्न दे रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वह चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली, यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? तो शेख नासरुद्दीन मोहम्मद को। किसको? शेख नासरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है उसको देखेंगे। वो रहा है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली शुरुआत किसने की थी? तो जो इक्ता प्रणाली है इसको किसने शुरुआत किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी गुलाम वंश की स्थापना किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरुआत किया था। लेकिन जो बलबन वह रक्त ए लौ नीति का अवलंबन किया था और इसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो पूछेगा इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने तुर्कान ए चाहलगामी का भी शुरुआत किया था, उसको भी बलबन ने समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड यही आज का जो 30 प्रश्न था वो आपका हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हमने देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।